नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलेंगे धरती के उन कलाकारों से जो पहाड़ों को तराशते हैं, घाटियों को आकार देते हैं और पूरे लैंडस्केप को बदल देते हैं। तो तैयार हो जाइए एनसीईआरटी के एक और रोमांचक अध्याय को समझने के लिए, वो भी एकदम आसान भाषा और कमाल के 3D विजुअल्स के साथ। तो आज हम देखने जा रहे हैं 11वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 6 भू आकृतियां और उनका विकास। चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी ये जो धरती है ये एक बहुत बड़े कैनवास की तरह है और इस पर प्रकृति के कुछ कलाकार हैं, जैसे हवा, पानी और बर्फ, जो लगातार नॉन स्टॉप नई नई आकृतियां बना रहे हैं और पुरानी को मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आखिर ये भू आकृति या लैंडफॉर्म है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो धरती की सतह का कोई भी छोटा या मीडियम साइज का हिस्सा एक भू आकृति है। जैसे कोई पहाड़ी हो गई, कोई घाटी या फिर कोई मैदान, ये सब लैंडफॉर्म्स हैं। अब धरती के इस कैनवास पर ना दो महान शक्तियां काम करती हैं। इनको आप एक मूर्तिकार के दो हाथों की तरह समझ सकते हैं। एक हाथ है अपरदन यानी इरोजन, जो छीनी की तरह जमीन को लगातार काटता छांटता रहता है, उसे घिसता रहता है। और दूसरा हाथ है निक्षेपण यानी डेपोजिशन, जो उस काटे हुए मलबे को, मिट्टी को कहीं और ले जाकर जमा कर देता है और उससे नई आकृतियां गढ़ता है। बस यही दोनों मिलकर धरती को उसका अनोखा रूप देते हैं। अच्छा, इन सभी कलाकारों में जो सबसे बड़ा और सबसे अहम कलाकार है वो है बहता हुआ पानी यानी रनिंग वाटर। सही में ये हमारी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को आकार देता है, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या फिर दूर तक फैले विशाल मैदान। पता है, एक नदी का जीवन भी हम इंसानों की तरह ही 3 स्टेजेस से गुजरता है: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अपनी यूथ स्टेज में जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो वो पूरी एनर्जी से भरी होती है, एकदम तेजी से बहती है और जमीन को काटकर वी आकार की गहरी घाटियां बनाना शुरू कर देती है। मैच्योर स्टेज में जब वो मैदानों में आ जाती है तो थोड़ी शांत हो जाती है और उसकी घाटियां चौड़ी होने लगती हैं। और आखिर में अपनी ओल्ड स्टेज में जब वो समंदर के पास पहुंचती है तो उसकी रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। वो बड़े बड़े मोड़ लेकर बहती है और अपने पीछे गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक्स जैसी खूबसूरत निशानियां छोड़ जाती है। बहता हुआ पानी दो बहुत ही खास तरह की घाटियां बनाता है, एक है गॉर्ज और दूसरा है कैनियन। अब इनमें फर्क क्या है? देखिए, गॉर्ज एक ऐसी गहरी घाटी है जिसकी दीवारें एकदम सीधी और खड़ी होती हैं। वो ऊपर और नीचे से लगभग बराबर चौड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ कैनियन की दीवारें सीढ़ीदार होती हैं, मतलब स्टेप लाइक स्लोप्स, और ये ऊपर से ज्यादा चौड़ा और नीचे से संकरा होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका का ग्रैंड कैनियन। चलिए, अब आपकी बारी। एक छोटा सा सवाल है, व्हाट्स योर थॉट? अभी अभी जो हमने समझा उसके हिसाब से बताइए, एक गॉर्ज और एक कैनियन के आकार में मुख्य अंतर क्या है? जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखते हैं निक्षेपण यानी डिपोजिशन से बनी एक खूबसूरत कलाकृति, गोखुर झील, जिसे ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, एक बूढ़ी घुमावदार नदी अब आलसी हो गई है और अपना रास्ता छोटा करना चाहती है। तो जब उसका मोड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक शॉर्टकट ले लेती है, मतलब सीधा बहना शुरू कर देती है और उस पुराने मुड़े हुए यू शेप वाले हिस्से को अकेला छोड़ देती है। पानी का यही छूटा हुआ हिस्सा गोखुर झील कहलाता है। अब एक दिमागी कसरत वाला सवाल, जरा सोचकर बताइए, नदी जब घूमती है तो अपने मोड़ के भीतरी किनारे पर ही मलबा क्यों जमा करती है, बाहरी किनारे पर क्यों नहीं? अपने लॉजिक के साथ जवाब नीचे टाइप कीजिए। चलिए, अब चलते हैं धरती के एक छिपे हुए कलाकार के पास। यह है जमीन के नीचे का पानी यानी भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर। ये कलाकार सतह के नीचे, खासकर चूना पत्थर जैसी चट्टानों में कुछ बहुत ही अनोखी आकृतियां बनाता है। जब ये भूमिगत जल चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानों से गुजरता है ना, तो ये किसी जादूगर की तरह उन चट्टानों को धीरे धीरे घोल देता है। इस प्रोसेस से एक बिल्कुल ही अलग तरह का लैंडस्केप बनता है, जिसे कार्स्ट स्थलाकृति यानी कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। इसकी खास पहचान क्या है? जमीन के ऊपर बने हुए गड्ढे, जिन्हें सिंखोल कहते हैं, और नीचे छिपी हुई रहस्यमयी गुफाएं। इन्हीं गुफाओं के अंदर पानी के टपकने से बहुत ही सुंदर आकृतियां बनती हैं, जो छत से नीचे की ओर लटकती हैं। उन्हें स्टेलेक्टाइट कहते हैं। अब इसे याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है, सी फॉर सीलिंग। तो जो सीलिंग से लटके वो स्टेलेक्टाइट्स, और जो जमीन से ऊपर की ओर उठती हैं उन्हें स्टेलेग्माइट कहते हैं।
और इसके लिए याद रखिए G फॉर ग्राउंड। ब्रेनी। अब एक तेज सवाल, जल्दी से बताइए, जब हजारों सालों बाद छत से आता स्टैलेक्टाइट और जमीन से उठता स्टैलेग्माइट आपस में जुड़ जाते हैं तो उस बने हुए पिलर या स्तंभ को क्या कहते हैं? अपना जवाब कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। अब बारी है हमारे अगले कलाकार की, और ये बहुत ही पावरफुल है। हम बात कर रहे हैं बर्फ की ताकत, यानी हिमनद या ग्लेशियर्स की। आप इसे एक भारी भरकम बुलडोजर समझ सकते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तराशता है और पूरे भूदृश्य को ही बदल कर रख देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, एक नदी किसी चाकू की तरह जमीन को नीचे की तरफ काटती है, जिससे एक वी आकार की तंग घाटी बनती है। लेकिन एक ग्लेशियर तो एक विशाल सैंडपेपर जैसा होता है, जो अपने भारी वजन से पूरी की पूरी घाटी को एक साथ खुरचता और चौड़ा करता है, जिससे एक खुली हुई यू आकार की घाटी बनती है। अब थोड़ा गहराई से सोचने का समय है। तो ये रहा अगला प्रश्न। ग्लेशियर वी आकार की घाटियों की जगह यू आकार की घाटियां ही क्यों बनाते हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने तर्क के साथ उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा, पत्थर, मिट्टी, सब कुछ वहीं छोड़ जाते हैं। मलबे के इन्हीं ढेरों को हिमोड़ या मोरेन्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जो मलबा ग्लेशियर के बिल्कुल सामने उसके मुहाने पर जमा होता है वो है टर्मिनल मोरेन, जो उसके किनारों पर साइड्स में जमा होता है वो है लैटरल मोरेन, और जो उसके पिघलकर पीछे हटने पर जमीन पर एक चादर की तरह बिछ जाता है उसे कहते हैं ग्राउंड मोरेन। और जैसा कि हम इन भू आकृतियों के निर्माण को समझ रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा ही वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब फटाफट एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। आज के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छी तरह से याद हो जाए। तो शॉर्ट में आज हमने 3 मुख्य प्राकृतिक कलाकारों और उनकी कलाकृतियों को समझा। पहला, बहता पानी, जो वी आकार की घाटी और डेल्टा बनाता है। दूसरा, भूमिगत जल, जो रहस्यमयी गुफाएं और स्टैलेक्टाइट बनाता है। और तीसरा, शक्तिशाली ग्लेशियर, जो यू आकार की चौड़ी घाटी और हिमोड़ बनाते हैं। टारगेट। और अब स्मार्ट लर्नर बैच के लिए फाइनल सवाल, ध्यान से सुनिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट और मैटरहॉर्न ग्लेशियरों द्वारा बनाई गई किस नुकीली खड़ी ढलान वाली भू आकृति का उदाहरण है? जो भी इसका सही जवाब देगा उसे एनसीईआरटी पाठशाला की तरफ से मिलेगा एक स्पेशल स्मार्ट लर्नर बैज मेंशन। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब टाइप कीजिए और दिखाइए कि आप हैं एनसीईआरटी पाठशाला के स्मार्ट लर्नर। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको आज की यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर दिन सीखिए कुछ नया, सिर्फ एनसीईआरटी पाठशाला के साथ। अपने जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।